बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मेन रूप से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड होगा। सो हमारा चैप्टर चल रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें जो हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों का डिमांड है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी में ये जो पेपर है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आपको कैसे जानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बताएंगे। और जब हमारा ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, आपको हम एक अलग से शॉर्ट नोट दे देंगे जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है ए यंग लेडी ऑफ 17 ईयर। कोई यंग लेडी है जो कि 17 साल की है, 17 ईयर, स्टार्ट रनिंग विथ वेलोसिटी 0.6 c। वो दौड़ना स्टार्ट करती है, वो भी 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देन हर एज वुड अपीयर टू हर स्टेशनरी फ्रेंड्स। उसका जो एज होगा वो उसके स्टेशनरी फ्रेंड के अपेक्षा घटेगा। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इंक्रीज बढ़ जाएगा, डिक्रीज घट जाएगा, सेम रहेगा, या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमको पता लगाना है। आपको दिया क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। अगर आप क्वेश्चन समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लियर कर पाओगे। मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कह रहा है कोई एक बंदा है जो कि उसका फ्रेंड है, मान लो ये स्टेशनरी पर है। स्टेशनरी का मतलब समझते हो? स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट पर है, ठीक। और ये कोई 17 ईयर गर्ल है, ठीक, 17 ईयर का। फिर इसकी अपेक्षा ये भी मान लो 17 ईयर का ही है, ओके। तो ये मूव कर रहा है विथ स्पीड, मूव कर रही है 0.6 c। ये 0.6 टाइम्स ऑफ c की स्पीड से मूव करे, मतलब लाइट की स्पीड के 0.6 टाइम की स्पीड से ये मूव कर रही है। अब पूछा जा रहा है कि ये जब मूव कर रही है तो इसकी एज, इसके एज के जो कि रुका हुआ है, इसके एज की अपेक्षा इसका एज ज्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य यदि मूव करता है, वो भी छोटा मोटा स्पीड से नहीं, लगभग कंपेरेबल टू लाइट, वो अगर मूव करता है तो उसकी एज कम होती है, क्योंकि वहां पर जो टाइम होता है वो कम बताता है, यहां पर टाइम इंटरवल ज्यादा होता है। मतलब ये कि आप लोगों ने देखा था टाइम डायलेशन में कि t इज ग्रेटर देन t नॉट। ध्यान से समझेंगे, आपने एक प्रॉपर टाइम देखा था, t इज ग्रेटर देन t नॉट। वहां पर हमने बताया था एक हमारा स्पेसशिप हुआ करता था, ध्यान समझेंगे, इसलिए कहते हैं पर डे आप लोग वीडियो देखा करो, टोटल वीडियो देखोगे तभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। इसलिए आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर पहले कंप्लीट लेक्चर देखिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे बैठे रहोगे। आपने एक स्पेसशिप देखा था, यहां पर जो घड़ी लगी हुई थी इसकी टाइम मान लीजिए हमने ले लिया था t नॉट, और यहां पर एक ऑब्जर्वर था जिसके क्लाइम में जो घड़ी लगी हुई थी, यहां पर जो टाइम हो रहा था दैट इज t। और हमने ये पाया था कि यहां पर जो टाइम था t इज ग्रेटर देन t नॉट। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कैसे ये t इज ग्रेटर देन t नॉट होगा, हमने वहां पर बताया था, हालांकि मैंने उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की, फिर भी आप एक बार फिर से समझ लेंगे।
ये स्पेसशिप था, ये मूव कर रहा है। स्पेसशिप जब मूव कर रहा है, आप यहां पर टाइम नहीं ले रहे हो, यहां पर खड़े होकर देख रहे हो, तो टाइम कौन सा होगा, ये वाला। अर्थात यहां पर हमने जब प्रूव किया t इज ग्रेटर देन टी नॉट, तो आप क्लियर मेंशन कर सकते हो कि यहां पर जो स्टेशनरी पर है, जो रेस्ट पर है, उसका टाइम ज्यादा होगा, अर्थात उसकी एज ज्यादा होगी जो मूव कर रहा होगा। मतलब मूव करते हुए बॉय की अपेक्षा जो खड़ा बॉय है, जो रेस्ट पर बॉय है, उसकी एज ज्यादा होगी। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा कि उस दौड़ती हुई लड़की या फिर 0.6 से मूव करती हुई लड़की की उम्र ये दूसरे वाले लड़की की अपेक्षा कम होगी। क्लियर, समझ में आया? वो भी क्यों होगी? क्योंकि t इज ग्रेटर देन टी नॉट। हमने आपको क्लियर समझाया होगा। सो फटाफट नोट डाउन करें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है, क्लियर मेंशन हो रहा है। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? द करेक्ट रिलेशन इज, देखो बच्चों, आपको यदि रिलेशन मालूम तभी होगा जब आप पूरा प्रूफ देखोगे। प्रूफ देखते हो तो रिलेशन भी आपको याद करवा दिए जाते हैं। तो प्रूफ हमने यहाँ पर बताया है, तो जब आप रिलेशन देखोगे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दिया जा रहा है t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन में टी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने ऐसा कोई रिलेशन देखा ही कहाँ। सेकेंड आता है t इक्वल टू टी नॉट अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। दैट इज ए राइट, जो हमने अभी भी बताया t इज ग्रेटर देन टी नॉट, तो वहां पर यही प्रूफ हुआ था। t इक्वल टू टी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। दैट इज ए राइट, बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लो, दूसरे का बी ऑप्शन सही होगा, दूसरे का बी ऑप्शन सही होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का रहा, ए मूविंग सर्कल इज ऑब्जर्व परपेंडिकुलरली इट अपीयर सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल या फिर हाइपरबोलिक। मतलब कह रहा है ए मूविंग सर्कल, कोई मूविंग सर्कल है, इस ऑब्जर्व परपेंडिकुलरली इट अपीयर, वो ऑब्जर्व होगा परपेंडिकुलरली। कैसा ऑब्जर्व दिखेगा आप ये बताइए? कोई मूविंग सर्कल है, मूव करता हुआ सर्कल है, तो ये दिखेगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, दैट इज राइट आंसर ऑफ सी। तीसरे का सी सही होगा, इलिप्टिकल, वो इलिप्टिकल दिखेगा। ध्यान समझना, कोई मूविंग सर्कल है, सर्कल ऐसे है जब ये मूव करेगा या फिर अगर ये रेस्ट पर है आप मूव कर रहे हैं, दोनों में से चाहे जो भी कंडीशन हो, ये इलिप्ट आकार ही दिखेगा। इलिप्ट मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। ये ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, दैट इज रॉन्ग। ये ऐसा दिखेगा। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, इलिप्ट दोनों है, ये भी इलिप्ट है, ये भी इलिप्ट है, बट कैसे जानेंगे कौन सा दिखेगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कि आपने कुछ इस प्रकार देखा था। तो यहां पर हमने कोई एक लेंथ रखी थी, मान लो कोई सा भी, इस मार्कर की लेंथ रख लो, हमने L0 रखा था इज एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ थी वो एक्चुअल लेंथ से छोटी थी, एक्चुअल लेंथ से छोटी थी। बाद में ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है जिस तरफ मूव करेगी, मतलब आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो तो एक्स एक्सिस में ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो वाई एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। हमने आपको पहले भी बता दिया, वैसे इसमें भी होता है। आप इधर मूव कर रहे हो, क्या ये इधर थोड़ी ये इलिप्ट होगा, ऐसे ही इलिप्ट होगा। क्लियर समझना। सो फटाफट नोट डाउन करें। क्लियर है कैसे ये होगा, इलिप्ट होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, 3 समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p एंड एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल आर रिलेटेड एज, मतलब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p और एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल। हमने आपको बताया है P और E में जो रिलेशन होता है, फर्स्ट दे रहा है स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी पावर 4। सेकेंड हमारा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी पावर 4। ये तो है नहीं स्क्वायर, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही है यार, फोर्थ का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट सही होगा। बताओ कैसे? क्योंकि हमने प्रूव किया है कि ई स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, दैट इज राइट इक्वेशन। हमने ये प्रूव कर दिया है पहले से ही। चलो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं।
देखो बच्चों समझ आ रही है। अगर आपको इसको प्रूफ देखना है तो आई बटन में मैं फिर बता रहा हूँ, लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर देख लीजिए, प्रूफ पूरा दिया जाए, मैं पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दूंगा आई बटन में। चलो, कह रहा है मास एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर रिलेटेड है। सर इसको तो छोटा वाला बच्चा बता देगा, इतना बड़ा वाला ना। चल वैसे है भी बहुत सिंपल कि मास एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फटाफट नोट डाउन करें। अगला आता है हमारा छठा क्वेश्चन। हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज। अब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट क्या होता है, अगर नहीं पढ़े हो तो कैसे पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप पहले रेगुलर लेक्चर देखिए फिर आइए इस लेक्चर में, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा। तो आप ये ध्यान समझिए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले का पोस्टुलेट याद होना चाहिए। जब आपको पोस्टुलेट याद होगा तो आप वहां पर मेंशन कर पाओगे कौन सा टॉपिक सही है हमारा। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट करा स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव, दैट इज मतलब कभी सही ही नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट, कभी रिलेटिव नहीं होता। आपने देखा था एक स्पेसशिप जा रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ सी। ये एक छोटा रॉकेट लॉन्च करता है, छोटा रॉकेट लॉन्च करता है विद द वेलोसिटी ऑफ सी। तो यहाँ पर खड़ा व्यक्ति देख रहा है, ध्यान समझना, इस व्यक्ति की अपेक्षा ये लाइट की स्पीड जा रहा, ये लाइट की स्पीड जाने के बाद भी ये लाइट की स्पीड से मूव करा रहा है रॉकेट को। तो इसके क्या दिखेगा, 2c नहीं, ऑलवेज ये भी लाइट की स्पीड से इसको दिखेगा। एक्चुअल में भी लाइट की स्पीड ही होती है। तो आपने अगर देखा, जैसे सपोज दैट कोई बंदा खड़ा है, कोई बंदा खड़ा है, आप बस पे मूव कर रहे हो, बस के छत पे बैठे हो ना, बस जा रही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां पर कोई बंदा खड़ा है, आपको देख रहा है सरसरी निगाहों से ना। सर ये कौन सी निगाह होती है, आपको देख रहा है, बस इधर जा रही, बस इधर जा रही, ये देखो आप इधर बैठे हो, ठीक, आप इधर बैठे हो ना। अब ये बस चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। जब ये बस 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो आप भी 40 किलोमीटर पर आवर से ही जाओगे ना। तो इसको ये देखेगा कि आप भी 40 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहे हो। अगर आप बहुत सपोज दैट बहुत बदमाश हो, बदमाश तो हम लोग बचपन में हुआ करते थे ना, अब तो बड़े हो। सपोज दैट आपके हाथ में एक बॉल है ना, आपके हाथ में एक बॉल है, आप बॉल को फेंकते हो, बॉल को फेंकते हो विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना। आप बॉल को फेंके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब आप बैठे हो, आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आपने एक बॉल हाथ में पकड़ रखी है जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक रहे हो। तो इसे क्या दिखेगा, दोनों की वेलोसिटी, इसकी इस गेंद की वेलोसिटी 120 से बढ़ जाएगी। 120 ही नहीं दिखेगी क्योंकि ये ऑलवेज एक, देखो सपोज दैट हम खड़े हैं, अगर हम फेंक रहे हैं बॉल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो दिखेगा कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है। अगर हम मूव कर रहे हैं फिर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकें तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, 120 से बढ़ जाएगी। बट लाइट की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कभी रिलेटिव नहीं होती, याद रखना। चाहे जिस भी फ्रेम में आप बात कर ले, चाहे जो भी फ्रेम हो, कभी भी रिलेटिव नहीं होती। चलिए अब इसमें दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये तो बालक सही बात है ना, यही तो हमारा पोस्टुलेट था कि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, सभी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। यही तो हमारा था। तो इसका आप क्लियर आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है,
ऑप्शन नंबर बी सही है, नोट करें। अब बात किया जा रहा है सी में दे रहा है टाइम इज रिलेटिव, मास इज रिलेटिव, नॉट, ये कोई पॉस्टुलेट नहीं था कि टाइम इज रिलेटिव मास इज रिलेटिव, तो आप हमारा पॉस्टुलेट यही था, पॉस्टुलेट पूछा जा रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कह रहा है द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल, फर्स्ट देयर आर इंक्रीज विथ वेलोसिटी, सेकंड देयर आर डिक्रीज विथ वेलोसिटी, थर्ड देयर आर डिक्रीज विथ वेलोसिटी एंड फाइनली बिकम जीरो, एंड फाइनली देयर आर हमारा फोर्थ डिक्रीज और इंक्रीज विथ वेलोसिटी एंड फाइनली बिकम इनफाइनाइट। आपके पास है 10 सेकेंड, फटाफट से चैट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड। ओके चलिए, तो हम आपको बता देना चाहेंगे जो रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल होता है ये वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है, वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है। मास बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ने से, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ता है। क्लियर हो पा रहे हो सब लोग? क्लियर हो 100%? चलो, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्पीड के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे रिलेटिविस्टिक मास भी बढ़ता है, वैसे वैसे रिलेटिविस्टिक मास भी बढ़ता है। अब इसको अगर प्रूव करना चाहो तो आप सिंपली प्रूव कर सकते हो विद ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे ना, 7 का, m इक्वल टू m0 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। v की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, m की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, m की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखो v की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, v की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, अभी देखो कम है, अगर बढ़ाते बढ़ाते आप लाइट की स्पीड से करो सी स्क्वायर कैंसिल, ये m इक्वल टू m0 हो रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। आप सिंपली देखिए, एक गेंद को उछालते, ये तो रहा हमारा एक थ्योरेटिकल जो हमें आपको दिखाना है। आप कॉमन सेंस अगर समझना चाहें तो कॉमन सेंस समझ सकते हैं। एक गेंद को उछालिए, सिर्फ रूफ तक गई, नीचे आई, आपको उसका मास कम लगा होगा, मतलब आपके हाथों में कम दर्द हुआ होगा। वही जितनी तेज से आप ऊपर उछाल पाए उतनी तेज उछालिए, उसके बाद आप कैच कीजिए तो उसका मास बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे लगता है बहुत, वो काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया है उसका, उस बॉल का वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसका वेट मास उसका ज़्यादा हो जाता है स्पीड बढ़ने के साथ साथ। सो नोट डाउन करें फटाफट से। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आपके सामने दे रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज mc स्क्वायर, हाफ mc स्क्वायर, mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर, m0 c स्क्वायर। काफी बच्चे हाफ mc स्क्वायर अभी तक लिख दिए। आपके पास 10 सेकेंड, आप फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग करो। फटाफट से मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही लिखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही लिखते हैं। चैट सेक्शन का उपयोग करो। काफी बच्चों सही बता रहे हैं, चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, हम जानते हैं आपको निकाला कैसे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी होती है, ध्यान समझिएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोलो, रेस्ट एनर्जी, या फिर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को K से, प्लस में रेस्ट एनर्जी हमारा होता है m0 c स्क्वायर, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। या फिर हम K की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, E माइनस m0 c स्क्वायर, E की वैल्यू होती है mc स्क्वायर माइनस में m0 c स्क्वायर। दैट इज ए आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? सिंपल था। mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए फ्रेम ए इज ऑलवेज रिलेटेड टू अनदर फ्रेम बी ना। कोई फ्रेम ए है जो कि मूव कर रहा है किसी फ्रेम बी के रिलेटिव में। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा कह रहा है, एक फ्रेम है हमारा, एक फ्रेम है हमारा और एक दूसरा फ्रेम है, ठीक, समझना ध्यान से। ये फ्रेम ए है जो कि मूव कर रहा है
और ये एक फ्रेम भी है जो कि रेस्ट पर है। ये ए जो है मूव कर रहा है और बी जो हमारा रेस्ट पर है। यहाँ तक बात क्लियर आई। कोई ए फ्रेम है जो कि बी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब आगे क्या दे रहा है, आगे कर रहा है इसमें कि वी बिलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही ये मूव कर रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। आगे कहा जा रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रॉड प्लेस इन फ्रेम ए इज एल, मतलब ए फ्रेम में यदि रॉड की लेंथ, ए फ्रेम में यदि रॉड की लेंथ, कोई रॉड है उसकी लेंथ क्या है, यल है ना, इसकी रॉड की लेंथ यल है, तो देन द लेंथ ऑफ रॉड ऑब्जर्व इन फ्रेम बी विल बी, तब यह जो रॉड होगी, ये रॉड होगी, इसकी लेंथ, मतलब ये बी फ्रेम में मूव, ए फ्रेम में मूव करते हुए इस फ्रेम में जब मूव कर रहा है तब इसकी लेंथ यल है। जब ये मूव नहीं कर रहा है तब अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो क्या होगी। आपके पास 10 सेकंड का समय बचता है, फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग करो बच्चों। चैट सेक्शन में देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर फटाफट लिखो। अभी कहां सो रहे हो बच्चों, फटाफट लिखो कौन सा सही होगा। यल होगा, जीरो होगा, मोर देन यल होगा, लेस देन यल होगा, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ काफी बच्चे सही लिखे हैं कि नए बालकों मोर देन यल नहीं होगा, लेस देन यल होगा। समझो पहले आप लोग फिर से देखिए, मोर देन यल नहीं होगा, लेस देन यल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, लेस देन यल, दैट इज ए फाइनली आंसर। लेस देन एल, यल से छोटा होगा, यल से छोटा होगा। हमने क्या किया था एक बार आप फिर से समझ लीजिए। हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला आ रहा था, हमने वहां पर किया क्या था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की हम एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं। हमने एक यल नॉट लेंथ का, कोई भी एक्चुअल लेंथ का हमने रॉड लिया था, एक्चुअल लेंथ उसका यल नॉट था, ध्यान समझिएगा। यहां पर देखिएगा, जो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दे क्या रहा है पहले ये समझिएगा। आपको क्वेश्चन में दे रहा है 2 फ्रेम दिया जा रहा है, एक फ्रेम बी है, ये बी फ्रेम है, सॉरी ए फ्रेम है, और ये बी फ्रेम है जो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है और ये हमारा मूव कर रहा है। ठीक, अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पर कोई लेंथ दिया जा रहा है रॉड की, जिसकी लेंथ यहाँ पर यल दी जा रही है। ध्यान समझना, ध्यान समझना, इसकी लेंथ यल दी जा रही है। अब कह रहा है कि ये ए फ्रेम से देखने पर, ये वी वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है, ए फ्रेम से देखने पर इसकी एक्चुअल लेंथ यल है। जब ये बी फ्रेम से देखा जाएगा तो कितना होगा। हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा था, आप ध्यान दीजिएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में सभी लोग ने देखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वहां पर हमने माना था 2 फ्रेम लिया था, यहां पर एक रॉड थी जिसकी एक्चुअल लंबाई हमने वहां पर एल नॉट मान ली थी, यहाँ पर एल मान ली गया है, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल था, एक्चुअल लेंथ इक्वल टू एल नॉट, एंड जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ था, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वो यल हुआ करता था। तो आपने वहां पर देखा था कि यल इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर फाइनली आंसर आया था। बट इधर क्या है, इधर जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ इक्वल टू यल एंड कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आप यहां पर मान लेंगे एल नॉट, जस्ट अपोजिट। आपने मानना ही तो है, आपने यहां पर एक्चुअल लेंथ एल नॉट माना था, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल माना था, बट इधर दे रहा है एल, तो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल लेंथ एल है और यहां 20 देखने पर ये एल नॉट होगा। तो जस्ट इसी में फार्मूले में रख दीजिए, यहां पर एक्चुअल लेंथ एल नॉट है
मतलब एल नॉट की जगह कॉन्ट्रैक्टर लेंथ एल है एल, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ एल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। क्लियर। इधर आपने देखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हुआ करता था वो छोटा हुआ करता था, किससे? एक्चुअल लेंथ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। तो यहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ छोटा होगा एक्चुअल लेंथ से। समझ पाए? क्लियर? 100% क्लियर हो रहे हो ना? यहां पर एल नॉट जो होगा एल से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है 1 से कम आती है ओवरऑल इसकी वैल्यू, क्योंकि v इज नॉट इक्वल टू c, कम आएगी। जब 1 से कम होगी इसकी वैल्यू तो आप बोल सकते हो कम वैल्यू से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है। एल नॉट इज लेस देन एल, तो ये क्या होगा? लेस देन एल। नोट करें ये चीज, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने एक्चुअल लेंथ एल नॉट माना था, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल माना था, बट यहाँ पर एक्चुअल लेंथ एल दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या कहिए या फिर आप बी फ्रेम से जो देख रहे हैं लेंथ उसको बोल सकते हैं आप लोग। फटाफट नोट डाउन करें, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इसमें कहा जा रहा है आपको कि फॉर ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड मोमेंटम p, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 0.5 mv² p अपान c या फिर pc। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। कितने बच्चे सही लिखते हैं? सो फटाफट से लिखिए। हमने इसको पहले भी बता दिया है, अगर आपको याद हो तो आप लिख दीजिएगा, नहीं याद हो तो आप लोग टाइप कीजिए हमारे बोलते हुए। आप लोग फटाफट से टाइप करते रहिए, चैट सेक्शन में लिखिए फटाफट। देखो बच्चों, आप लोग जब मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ तो आप लोग एक्टिव रहा करो, तुरंत आप लोग आंसर दिया करो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप वहाँ पर बैठ के सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, तब नहीं समझ में आएगा। आप लेक्चर छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं आपको देखने से, आप सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने आ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ भी बात नहीं। आप यहाँ पर लेक्चर देख रहे हो, टाइम पास करना छोड़ दो, या तो पढ़ो या तो लेक्चर बंद करके चले जाओ। मैं अभी से साफ बता रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए क्या होगा ये, फटाफट से लिखिए। हाँ, काफी बच्चे ने बताया पीसी होगा, क्या आप लोग सहमत हैं? कितने बच्चे सहमत हैं? बताओ जल्दी, कितने बच्चे सहमत हैं? अरे वाह, सभी सहमत हो रहे हैं। सॉल्व किए बस ऐसे, एक लोग ने बता दिया, सब लोग सहमत। बोलो सही, सॉल्व किया जाए? चलो सॉल्व करा देते हैं, कुछ को नहीं आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास, यहाँ पर जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब m नॉट इक्वल टू 0, ये तो क्लियर हो गया, m नॉट इक्वल टू 0। अब आगे क्या दे रहा है? जीरो रेस्ट मास ना। मोमेंटम p, हमारा मोमेंटम क्या है? मोमेंटम स्मॉल p। आगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी होती है ना। अरे भाई, टोटल एनर्जी इक्वल टू रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो उधर चला जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू निकालें, टोटल एनर्जी होता है mc² माइनस में रेस्ट जो एनर्जी होती है m नॉट c²। सिंस यहाँ पर m नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर m नॉट 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? mc² के इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं mc इंटू में c, तो यहाँ पर लिख सकते हो p इंटू में c के इक्वल टू pc, वेयर p इक्वल टू mc एंड v इक्वल टू c। इधर हम v इक्वल टू c के लिए ले रहे हैं। जो हमारा वेलोसिटी है ये लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कोई भी वेलोसिटी कोई भी पार्टिकल है, यदि वो लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो वेलोसिटी जो होगी उसकी c के बराबर आएगी। मतलब हम लोग जानते हैं p इक्वल टू mv होता है, p इक्वल टू mv,
जानते हो सब लोग ना। और फिर किसी भी पार्टिकल का मास इनटू उसका जो वेलोसिटी है, यदि वेलोसिटी जो हो c के कंपेयर में हो तो p इक्वल टू mc बोल सकते हो, कंपेयर में क्या इक्वल हो, तो यहां पर भी वही काम है, p इक्वल टू mc। तो k इक्वल टू क्या आ गया, pc। ये ऑप्शन हमारा जो भी ऑप्शन रहा हो, ऑप्शन नंबर डी है शायद सही होगा। नोट करें फटाफट से। उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको इसी प्रकार 10, 12, 15 क्वेश्चंस कराते रहेंगे। सो फाइनली हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी ना हो। हमने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। थ्योरी पार्ट में किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, आप फिर से लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका ये मतलब है कि आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करता हूं कि आपको एक छोटी सी छोटी चीजें समझ में आ जाए। हालांकि आपको यदि क्वेश्चन पूछना है, टेलीग्राम की लिंक दी गई है या फिर अन्य सोशल मीडिया की भी लिंक दी गई है, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। आपको जहां इच्छा करें वहां पर फॉलो करके आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से अप्लाई कीजिए। ऑल वेरी बेस्ट।